हेलो टीम। आज हम लेकर आए हैं डीआरए ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक नया टॉपिक। आज हम शुरुआत करते हैं डीआरए के रोल से लेके। डीआरए का बेसिकली रोल क्या होता है कलेक्शन में, रिकवरीज में, क्या उसको फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं फॉलो करना चाहिए। हम पहले सबसे पहले टॉपिक से शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन। एक कलेक्शन एजेंट होता क्या है, कलेक्शन एजेंट को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से लॉ होते हैं, ये सब। तो सबसे पहले बात करते हैं कलेक्शन एजेंट्स कौन होते हैं। Collection agents can be individual or agencies hired by lenders like banks or NBFCs to collect unpaid loans from borrowers. These agents collect the defaulted money on behalf of the financial institution. यानी कि ये एजेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक या एनबीएफसी के बिहाफ पर कस्टमर से पैसा कलेक्ट करते हैं। इफ एन एजेंसी बायज द बैड लोन्स दे बिकम द लैंडर देमसेल्व्स। अगर कोई एजेंसी बैंक से जो कस्टमर पैसा नहीं दे रहे हैं उन लोगों का डेटा खरीद लेती है तो एजेंसी खुद ही एक लैंडर बन जाती है। बट ऑल कलेक्शन रूल स्टिल अप्लाई टू देम। तब भी एजेंसी के ऊपर कलेक्शन से रिलेटेड जो रूल्स और रेगुलेशंस होंगे वो सारे अप्लाई होते हैं। अब बात करते हैं एक एजेंसी को बैंक को क्यों हायर करना चाहिए। बैंक खुद भी कलेक्शन कर सकता है, बैंक के पास सारी अथॉरिटी होती है, बट स्टिल बैंक एजेंसी को क्यों हायर करता है तो इसके कुछ फायदे होते हैं। जैसे एक्सपर्टीज, एक कलेक्शन एजेंसी अपने आप में एक्सपर्ट होती है लोगों से पैसा कलेक्ट करने के लिए। नॉलेज ऑफ लॉ, कलेक्शन एजेंसी को लॉ की नॉलेज होती है, उसको पता है उसको क्या चीज करनी है और क्या चीज नहीं करनी है। कस्टमर प्रोटेक्शन, ठीक है, ऑल्दो बैंक के साथ भी कस्टमर का डेटा सिक्योर रहता है, बट अगर अनऑथराइज लोगों को हायर करेगा बैंक तो कस्टमर की सिक्योरिटी का कंसर्न होता है। एजेंसी जो होती है वो लीगली मतलब कि लाइसेंस्ड होती है कि जो इस फील्ड में काम कर सकते हैं, इसलिए कस्टमर प्रोटेक्शन जो है वो ज्यादा सिक्योर होती है अगर बैंक एजेंसी को हायर करता है। दूसरा आ जाता है सेव्स टाइम, यानी कि बैंक के पास और भी काम है, सिर्फ ये तो है नहीं कि कस्टमर के घर पे जा जाके कलेक्शन करता रहेगा। बैंक को और भी नए प्रोजेक्ट्स पे काम करना है और अपने काम को बढ़ाने के लिए और भी नए प्रोजेक्ट्स लेके आने हैं, तो उनके एम्प्लॉय उस चीज पे काम कर सके, टाइम बच सके, पैसा बच सके, तो लोग बैंक जो है वो एजेंसी हायर करता है। और एजेंसी का मेन फोकस कोर एरिया होता है कस्टमर से पैसा कलेक्ट करना, तो एजेंसी जब एक चीज पे फोकस करती है तो कलेक्शन जो है और भी बेटर हो जाती है। अब हम पता करते हैं डिफरेंस क्या होता है डेट रिकवरी और एजेंट में। डेट की अगर मैं बात करूं, डेट का मतलब होता है ऋण यानी कि लोन। दिस मीन्स मनी दैट इज बोरोड बाय अ पर्सन और अ बिजनेस। ये एक ऐसा पैसा होता है जिसे एक व्यक्ति या एक कंपनी बोरो करती है या ना उधार लेती है बैंक या उधार देने वाले से, जिसको हम क्रेडिटर कहते हैं। एग्जाम्पल, इफ मिस्टर ए टेक्स अ लोन ऑफ 3 लाख फ्रॉम अ बैंक टू बाय अ कार, मतलब एक मिस्टर ए हैं जिन्होंने 3 लाख रुपए का लोन लिया है बैंक से कार खरीदने के लिए, तो बैंक यहाँ पे क्रेडिटर होगा यानी कि लेनदार, और जो ए होंगे यहाँ पे डेटर होंगे यानी कि देनदार, और जो 3 लाख रुपए होगा यहाँ पे वो डेट होगा यानी कि लोन होगा। दूसरा हमारा पॉइंट आता है रिकवरी। रिकवरी का मतलब होता है कस्टमर से पैसा कलेक्ट करना जो कि उसको जो उसने टाइम से बैंक को पे नहीं किया है। इफ मिस्टर ए डज नॉट पे हिज ईएमआई, अगर मिस्टर ए ने टाइम से अपनी ईएमआई पे नहीं करी है, ड्यू डेट निकल गई है, तो बैंक जो है उन्हें नोटिस भेजता है या फिर बैंक जो है कलेक्शन एजेंसी को एग्रीमेंट दे देता है कि आप इस चीज पे काम कीजिए और हमारा पैसा इकट्ठा करके दीजिए। तो इसको बोलते हैं रिकवरी। एजेंट, एजेंट कौन होता है, तो बैंक जिस एजेंसी को हायर करता है जो उसकी लोग कलेक्शन करने के लिए कस्टमर के घर पे या ऑफिस पे जाते हैं या कस्टमर को कॉल करते हैं, उन लोगों को एजेंट बोला जाता है। अब कलेक्शन ऐसा नहीं है कि बैंक ने एजेंसी को हायर कर लिया और सीधा एग्जीक्यूटिव पहुंच गया कस्टमर के यहाँ कलेक्शन करने के लिए। कलेक्शन करने की कुछ गाइडलाइंस होती है जो आरबीआई टाइम टू टाइम इशू करता रहता है, और जो एक कलेक्शन एजेंसी और एक कलेक्शन एजेंट को जिनके बारे में अवेयर होना चाहिए और टाइमली खुद को अपडेट करना चाहिए उसके रिगार्डिंग। सबसे पहली बात तो होती है ड्यू डिलिजेंस ऑफ रिकवरी एजेंट। आप लोगों को जब बैंक हायर करता है या एजेंसी जब हायर कराती है तो आपको प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है आपकी कि आपके डॉक्यूमेंट, आपका डीआरए सर्टिफिकेट, ये सब चीजें अटैच होती है कि एक्चुअली आप डीआरए हैं या नहीं और आप उस स्किल को रखते हैं या नहीं कि आपको कलेक्शन में अपॉइंट किया जा सके। Proper identification or authorization. When bank sends an account for recovery, they should inform the borrower about the recovery agent and their contact details. मतलब अगर आपको कोई कलेक्शन के लिए एलोकेशन भेजी जाती है बैंक की तरफ से, तो बैंक ने जो डेटा आपको भेजा है उन कस्टमर्स के पास भी डिटेल जाती है कि आपके पास इस एजेंसी से कोई एजेंट आएंगे कलेक्शन करने के लिए। क्योंकि देखो पैसे का मामला है, पैसा है तो भाई फ्रॉड भी हो सकता है आसानी से। पता चले कोई झूठ बोल के कोई और पहुंच जाए कस्टमर के यहाँ, कस्टमर उसको पैसा दे दे और बाद में आप पहुंच रहे हो। तो इन चीजों से बचने के लिए बैंक जो है ये प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन प्रोसेस जो है वो ऐड करता है।
कॉल रिकॉर्डिंग एंड वेबसाइट डिटेल्स। जो भी आप कॉल रिकॉर्डिंग्स करते हो कस्टमर को या जहाँ भी आप विजिट्स करते हो वो रिकॉर्ड होनी चाहिए, उनका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास, ताकि अगर कस्टमर आपके ऊपर कोई ब्लेम लगाए तो आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सको, आप उस चीज़ को प्रूव कर सको कि आपने कुछ गलत नहीं किया और आप बिल्कुल लीगल तरीके से कलेक्शन करने के लिए गए थे। ठीक है? इसीलिए आपको बार-बार बोला जाता है कि जो भी आप कॉल्स करो वो डायलर के थ्रू करो, या अगर आप पर्सनल नंबर से कर रहे हो तो उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। और अगर आप विजिट्स पे जा रहे हो तो कोशिश किया करो कि अगर कुछ अनमिस हैपनिंग हो रही है या कस्टमर आपसे बदतमीजी कर रहा है तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग आपके पास हो। क्योंकि ये प्रूफ होते हैं कि अगर कोई केस एस्केलेट होता है अदालत में या डीआरटी में या लोक अदालत में, तो एज ए प्रूफ इन चीज़ों को यूज़ किया जा सकता है। फिर आता है हैंडलिंग कंप्लेंट। इफ अ बोरोवर हैज मेड अ कंप्लेंट द बैंक मस्ट सॉल्व इट बिफोर सेंडिंग द केस टू अ रिकवरी एजेंट। अगर कस्टमर की कोई कंप्लेंट है तो बैंक में जो गई है तो पहले आपको केस भेजने से पहले बैंक की ड्यूटी है उसकी वो कंप्लेंट को सॉल्व करे। ग्रीवियंस रेड्रेसल सिस्टम वो बैंक के पास होता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। टारगेट एंड इंसेंटिव आपके पास ये भी होता होगा कि अगर आप कलेक्शन टारगेट से ज्यादा करते हो तो आपको अच्छे इंसेंटिव्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा मतलब कि मॉनेटरी बेनिफिट हमें मिलता है। ट्रेनिंग फॉर रिकवरी एजेंट। अब ऐसा नहीं आपको कलेक्शन के लिए डेटा भेज दिया और आपको बोल दिया जाइए जाके कलेक्शन करिए। कलेक्शन करने से पहले क्या होता है, कलेक्शन करने से पहले ये भी होता है कि आपको समझाया जाता है कि आपको कब कॉलिंग करनी है, कितने बजे से कितने बजे के बीच में। जैसे आरबीआई के अकॉर्डिंग 8 से 7 बजे का टाइम है आपका रिकवरी का। ठीक है, कस्टमर की प्राइवेसी का आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं एनी टाइम आपने कॉल करी, आप विजिट करने गए, 4 लोग खड़े हैं और आपने उसी बीच में कस्टमर को बोल दिया कि सर आपका एक लोन चल रहा है, बताइए पैसा कब रिकवर कराएंगे। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता होता है। पोलाइट बिहेवियर रखना होता है कस्टमर के साथ, आपको बदतमीज़ी बिल्कुल नहीं करनी है, अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी, गलत इन्फॉर्मेशन कस्टमर को नहीं देनी। ठीक है? ये बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपको मेंटेन करनी है और जो आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, जो इस डीआरए ट्रेनिंग में भी आपको सिखाया जाएगा। 100 आवर्स की ट्रेनिंग होती है जो लोग 12th पास आउट होते हैं या अंडर ग्रेजुएट होते हैं, डीआरए अगर उनको करना है तो। और 50 आवर्स की उन लोगों की होती है जो ग्रेजुएट होते हैं, अगर आपको डीआरए सर्टिफिकेशन करना है। अब लीगल प्रोसेस भी होते हैं। अब कस्टमर सिर्फ कॉल करने या सिर्फ विजिट करने से कुछ कस्टमर पैसा नहीं देते हैं। मोस्टली कस्टमर देते हैं बट कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं जो आपको सिर्फ कॉल करने से या सिर्फ आपको मतलब कि विजिट करने से पैसा नहीं देंगे। तो ऐसे लोगों से कलेक्शन करने के लिए एक लीगल प्रोसेस होता है। लीगल प्रोसेस यानी कि इसमें आता है सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट जो है वो 2002 में आया था। सरफेसी एक्ट बैंक को एक अधिकार देता है कि बैंक एक कस्टमर जो उसका टाइम से लोन पे नहीं कर रहा है या लोन पे करने से मना कर रहा है, उसकी संपत्ति को मूवेबल असेट मतलब जो संपत्ति उसकी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, उस संपत्ति को अपने कब्जे में ले सकता है अगर कस्टमर बैंक का लोन जमा नहीं कर रहा है। ये सरफेसी एक्ट के अंदर बैंक को अधिकार दिया गया। अब इसमें ना प्रॉपर एग्रीमेंट होता है, मतलब सरफेसी एक्ट में कौन से लोन आते हैं, जो लोन अमाउंट 1 लाख या उससे ऊपर है, सरफेसी एक्ट में उन्हीं उन्हीं लोन की रिकवरी हो सकती है, 1 लाख से नीचे वालों की नहीं होगी। सरफेसी एक्ट में अगर आपको कस्टमर की संपत्ति कब्जे में लेनी है तो उसके कुछ प्रोसेस होते हैं। पहला, कस्टमर अगर आपको पेमेंट करने से मना कर देता है तो आप 60 दिन 60 डेज का नोटिस भेजोगे कस्टमर के पास कि आपने पेमेंट करने से मना कर दिया, आफ्टर 60 डेज हम आपकी इस संपत्ति को अपने कब्जे में करने आने वाले हैं। साथ ही कस्टमर के लोकल थाने में एक इन्फॉर्मेशन जाएगी कि इस कस्टमर ने ये लोन इस बैंक से लिया हुआ है जो वो अब देने से मना कर रहा है और हमने उसे एक लीगल नोटिस भेजा हुआ है जिसके बेस पे हम 60 दिन बाद उसकी संपत्ति को अपने कब्जे में ले लेंगे। और जब 60 डेज कंप्लीट हो जाते हैं और कस्टमर पेमेंट नहीं करता है तो बैंकर और डीआरए एजेंट और साथ में 2 इंडिपेंडेंट गवाह जाते हैं जो उस टाइम पर उसकी संपत्ति को कब्जे में कर रहे होते हैं, बैंकर और डीआरए एजेंट। तो 2 इंडिपेंडेंट गवाह जो होते हैं, जो इंडिपेंडेंट विटनेस होते हैं, वो उसके गवाह बनते हैं कि जो भी काम हुआ है वो अंडर प्रोसेस हुआ है और ना ही कस्टमर से कोई बदतमीजी की गई है और ना ही कस्टमर ने बैंकर या डीआरए एजेंट के साथ कोई बदतमीजी की है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है। रिपोजेशन क्लोज होता है। रिपोजेशन मतलब पुनः कब्जा, यानी कि जब कस्टमर पैसा नहीं देता है तो उसकी किसी संपत्ति को दोबारा बैंक अपने कब्जे में लेने के लिए इस प्रोसेस को फॉलो करता है। उसके अलावा अगर कोई ऐसी चीज़ है कि मतलब कि सरफेसी एक्ट से भी नहीं हो रही है तो आता है लोक अदालत। लोक अदालत में 20 लाख या उससे ऊपर नीचे के लोन जाते हैं, ठीक है? 20 लाख या उससे नीचे कम जो लोन होंगे, 20 लाख रुपए मैक्सिमम या उससे कम जो लोन होंगे वो लोक अदालत में जाएँगे। लोक अदालत कोई लीगल अदालत नहीं होती है, ये जनरल फ्रेंडली अदालत होती है जिसमें दोनों पार्टी बैंक और कस्टमर को आमने-सामने बिठा के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से समझा-बुझा कर एक दूसरे को एग्री किया जाता है कि आप दोनों मिलकर इस अमाउंट पे एग्री कीजिए और इसको पे कर दीजिए। ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 या 3 तारीखें पड़ती हैं लोक अदालत में और अगर लोक अदालत में आपका केस सॉल्व हो जाता है, तो जो भी फीस लगी होती है, वो आपको वापस कर दी जाती है।
ठीक है? और अगर कोई चीज़ लोक अदालत में भी नहीं सॉल्व हो रही है, तो वो जाती है डीआरटी में। डीआरटी मतलब डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में क्या होता है, 20 लाख से ऊपर के लोन जाते हैं और प्लस वो लोन जाते हैं जो लोक अदालत में सॉल्व नहीं हो रहे होते हैं। तो डीआरटी लीगल है, इसमें तारीखें पड़ती हैं, इसमें प्रॉपर केस फाइल होता है और एंड में जो सॉल्यूशन आता है वो दोनों पार्टियों को मानना पड़ता है। तो ये बेसिक था आपका डीआरए का रोल क्या होता है, डीआरए को क्या फॉलो करना है और क्या नहीं। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट डाल सकते हैं और उस टॉपिक पे भी आपको वीडियो मिल जाएगी अगर आपको डीआरए से रिलेटेड किसी टॉपिक में कोई डाउट लगता है। थैंक यू।